हेलो एवरीवन, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स चैंपियन में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अल्फा बीटा तथा गामा से जो संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म को जानेंगे। यानी कि अल्फा के क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं, या बीटा के क्या हो सकते हैं, या गामा के क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो मुख्य रूप से बात करेंगे अल्फा बीटा तथा गामा के। ये किस चैप्टर से रिलेटेड करते हैं ये टॉपिक्स। ये आपका चैप्टर आता है एक रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो सक्रियता चैप्टर नाम का आता है। उस चैप्टर से ये तीनों टॉपिक्स आते हैं, अल्फा बीटा तथा गामा। ये तीनों रेज है, ये तीनों उत्सर्जित किए जाते हैं। यानी कि अल्फा यानी कि हमारे पास जो 118 एलिमेंट जो है, 118 में से जिसका भी परमाणु क्रमांक 82 से शुरू होता है ना, 82 से शुरू होता है जिसका भी परमाणु क्रमांक, तत्व के नाभिक अस्थायी कण में बदल जाते हैं ना। तत्व के नाभिक अस्थायी कण में बदलने की जो प्रवृत्ति नहीं रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। या प्रकृति में, हमारे प्रकृति में, नेचर में कुछ ऐसे भी तत्व है ना, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके नाभिक जहाँ नाभिक क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जहाँ वो मेरा नाभिक हो गया है ना, जिनके नाभिक प्रकृति में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसके नाभिक स्वतः ही विखंडित होकर, क्या स्वतः ही विखंडित होकर, यानी कि अपने आप में ही विखंडित होकर क्या करता है, कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी, इसका खोज किसने किया, तो इसका खोज किसने किया, इसका खोज यानी कि हेनरी बैक्वेरेल ने किया। किसने, हेनरी बैक्वेरेल ने किया। हमने जब खोज एवं खोजकर्ता का नाम बता रहे थे इससे पिछले क्लास में, तो हमने वहाँ बताया था कि यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, तो हेनरी बैक्वेरेल ने किया। जो पीछे वाले क्लास की है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, तो अगर आप नहीं किए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप आराम से जाके वहाँ पर क्लास कर सकते हैं। खोज एवं खोजकर्ता काफ़ी बेसिक नॉलेज वहाँ दिया गया है, तो आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, लगभग 10 मिनट का है ना। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग हैं। यानी कि तीन भाई का खेल है, यानी कि अल्फा बीटा तथा गामा अपने आप में क्या है, भाई है ना, अपने आप में भाई। या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जब उससे जो उत्सर्जित होती है तो ये तीनों प्रकार की रेज निकलती है, अल्फा बीटा तथा गामा, ये रेज निकलती है ना। बात करेंगे ये रेज किस तरह से काम करती है। अगर हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, ये अगर हो गया रेडियो एक्टिव पदार्थ है कोई, क्या है, ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है मान लेते हैं ना। तो इससे जब रेज जो निकलेगी, वो रेज जो निकलेगी ये यानी कि क्या फुलझड़ी टाइप की निकलती है इसका, है ना। किसके तरह से, आप लोग दिवाली में फुलझड़ी जलाए होंगे, उसी तरह से निकलती है। ये सीधे निकल जाती है ना, ये सीधे निकल जाती है। और ये जो रेज निकल रही थी इसमें से क्या हुआ कि एक रेज इधर मुड़ गया है ना, और एक रेज इधर मुड़ गया। तो आप लोग को अब लग रहा होगा कि ये प्योर फुलझड़ी बन गया है ना। एक रेज इधर मुड़ गया, एक रेज इधर। अब इसी में नामकरण हो गया कि ये जो रेज गया इसको नाम दिया गामा रेज। क्या, गामा रेज। क्या नाम दिया, गामा रेज के नाम से दिया इसको, है ना। और इधर वाला जो गया इसको नाम दिया बीटा रेज, और इधर जो गया वो उसको दिया अल्फा रेज। पहले इसको समझ लीजिए तब लिखा हुआ हम लोग समझेंगे, है ना। क्या, अल्फा रेज। इतना ही बातें हम लोग को इसमें भी पढ़ना है ना, उसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग चित्र में देखेंगे अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, यानी अल्फा बीटा तथा गामा, ये तीन प्रकार के रेज निकला। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब अल्फा रेज में क्या हुआ, अल्फा में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन ये जो निकला ये माइनस है ना। बीटा में क्या होता है, बीटा में प्लस माइनस होता है, ये जाएगा तो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, है ना। और गामा में आपको पता होगा कोई चार्ज नहीं होता है गामा में। और इसी में एक और प्रश्न आता है कि अगर आपको इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे कि हीलियम के जैसा कौन सा रेज व्यवहार करता है, तो आपको आंसर याद रखना है, हीलियम के जैसा जो व्यवहार करता है वो अल्फा रेज करता है। कौन करता है, अल्फा रेज करता है, क्योंकि हीलियम का भी होता है 2 4। अब 2 4 क्या है उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो इतना समझ में आया कि ये रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट है, इससे तीन प्रकार की इमिटेड रेज निकलती है, अल्फा बीटा तथा गामा। क्या, अल्फा बीटा तथा गामा, क्लियर है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अब अल्फा के बारे में यानी कि विस्तार में समझते हैं, है ना। अल्फा क्या है, अल्फा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अल्फा रेज किसकी तरह व्यवहार करता है, हीलियम की तरह। किसके, हीलियम की तरह, है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अल्फा किरणों के गुण, क्या, अल्फा किरणों के गुण। सबसे पहले जानेंगे कि अल्फा किरण जो है इसका जो खोज किया है वो किसने किया, हेनरी बैक्वेरेल ने किया। किसने, हेनरी बैक्वेरेल ने किया अल्फा किरणों की खोज। और ये अल्फा किरण जो है ये क्या है, धन आवेशित है। हमने अभी बताया कि अल्फा किरण क्या है, धन आवेशित है। जब भी किसी एलिमेंट से, क्या, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बाद में हम लोग उसको देखेंगे, जब भी किसी एलिमेंट से अल्फा किरण निकलती है, क्या,
एलिमेंट कौन सा होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होगा, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही कोई अल्फा किरण निकल सकती है। जब कोई एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा किरण निकलती है तो उस पर क्या होता है कि उसके द्रव्यमान संख्या, उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। किसके, जब भी किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब एक अल्फा किरण उससे उत्सर्जित होकर निकलती है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो अल्फा किरण निकलने के बाद जो अवस्था रहती है उसमें द्रव्यमान संख्या जो रहती है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, उसमें 4 की कमी हो जाती है और उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाती है। आई बात समझ में? नहीं आई तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं ना। तो अल्फा किरणों के गुण, इसका खोज किसने किया, हेनरी बैक्वेरेल ने किया। किसने, हेनरी बैक्वेरेल ने इसका खोज किया। अब बात करेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। ये क्या है, धन आवेशित है। ये क्या है, धन आवेशित होता है ना। इस पर 2 इकाई आवेश यानी कि 2 इकाई धन आवेश पाया जाता है, क्योंकि हीलियम पर भी कितना होता है, 2 इकाई धनावेश पाया जाता है। तो ये हीलियम के जैसा ही व्यवहार करता है, इसीलिए इसमें 2 इकाई धनावेश भी पाया जाता है। इसका द्रव्यमान 4 इकाई होता है। कितना होता है, 4 इकाई होता है इसका अल्फा का द्रव्यमान, है ना। इसका वेग बीटा तथा गामा है ना किरणों से ज़्यादा होता है। इसका वेग जो होता है वो बीटा तथा गामा किरणों से ज़्यादा होता है, इसको याद रखना, है ना। इसकी वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। अब यहाँ से रिलेट थोड़ा सा करेंगे हम लोग। इसकी वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। तो सबसे पहले हमें अगर न्यूमेरिकल दे तो प्रकाश का वेग हमें पता रहना चाहिए कितना होता है। तो प्रकाश के वेग को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये होता है कितना, ये होता है प्रकाश के वेग, है ना। प्रकाश का वेग इतना होता है। तो अगर हम लोग को पूछे कि इसकी वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, इसकी वेग प्रकाश के वेग का कितना, 1/10 गुना होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं c × 1/10 या c/10। इस तरह से आपको ऑप्शन में मिलेगा, c/10 के रूप में मिलेगा आपको। 1/10 नहीं लिखा हुआ रहेगा, c/10 लिखा हुआ रहेगा, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर। उसका नेक्स्ट बात करेंगे, इसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। उसके बाद इसकी भेदन क्षमता, यानी इसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। इसकी भेदन क्षमता सबसे कम क्यों होती है कि आपने देखा कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 3 किरणें उत्सर्जित हुई, अल्फा, बीटा तथा गामा, तो अल्फा क्या हुआ कि थोड़ा दूर जाने के बाद ये मुड़ गया, है ना। ये मुड़ गया किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव था ये थे, तो ये नेगेटिव की तरफ जल्दी ही मुड़ गया। तो इसकी क्या हो कि भेदन क्षमता सबसे कम हो गई। वही पर बात करेंगे फिर बीटा की, तो बीटा भी क्या होता है, बीटा में पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन गामा, सबसे जो ज़्यादा भेदन क्षमता होती है वो गामा की होती है। अभी गामा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं रहता है, वो यानी कि सीधा निकल जाता है। तो उसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है किसकी, गामा की। सबसे कम होती है किसकी, अल्फा की। अगर पूछे कि भेदन क्षमता का सीरीज अगर पूछ दें तो सबसे कम किसकी, अल्फा की, उसके बाद उससे ज़्यादा बीटा की, उससे सबसे ज़्यादा गामा की, है ना। ये होगा इसका कंसेप्ट, है ना। तो अब बात करेंगे हम लोग, देखें अल्फा किरणों की गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, इसके बारे में हम लोग देखें। अब देखेंगे कि अल्फा परिवर्तन, यानी कि अल्फा निकलने के बाद जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसमें जो परिवर्तन होगा उस एलिमेंट में, वो किस तरह से होगा, किस फॉर्मूला से हम लोग याद रखेंगे। काफ़ी छोटा फॉर्मूला है, हम लोग देखेंगे उसको, है ना। तो आइए देखते हैं कि अल्फा परिवर्तन में हम लोग क्या देखेंगे। अल्फा परिवर्तन की अगर बात करें तो अल्फा परिवर्तन किस तरह से होगा कि किसी भी एलिमेंट से, है ना, परमाणु के नाभिक से, किसी भी एलिमेंट के परमाणु के नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, अल्फा परिवर्तन कहलाता है। अगर हम लोग सिंपल में याद रखें कि परमाणु के नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, अल्फा परिवर्तन कहलाता है। उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, अल्फा परिवर्तन कहलाता है। उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, अल्फा परिवर्तन कहलाता है। आई बात समझ में। तो आइए देखते हैं हम लोग कि अल्फा कण, है ना, अल्फा कण के निकलने से परमाणु के नाभिक में, अल्फा कण के निकलने से अभी हमने बताया कि किसी भी एलिमेंट के, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाभिक से अल्फा कण के निकलने से उसके द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी होगी, 4 की कमी होगी, और उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, है ना। तो इतना बात तो आपको समझ में है ना। मान लेते हैं कि ये मेरा कोई एलिमेंट है रेडियो एक्टिव, क्या है, एक्स एलिमेंट है मेरा, है ना, एक्स एलिमेंट है। एक्स वैसे भी ज़िंदगी भी खराब कर देता है, ज़िंदगी बना देता है। एक्स मानना ही नहीं है, हम लोग को वाई मान लेते हैं। वैसे भी एक्स से नफरत होगा अधिकांश स्टूडेंट को, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग क्या, वाई, क्या माने, वाई माने। क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वाई कोई एलिमेंट है मेरे पास, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना। कुछ भी हो जाए एक्स नहीं मानना है, कहीं भी नहीं मानना है ना। मानते कहीं अपना ली उसे आप तो दिक्कत वाली बात है। तो एक्स मानना ही नहीं है, एक्स का खेला ही समाप्त कर देना, हम लोग को वाई लेके चलना है ना। वाई में क्या होगा कि, यानी कि इसमें क्या कहलाता है कि
ये अगर किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण निकलेगा, कितने, एक अल्फा कण को निकालेंगे तो हम लोग 1000 को निकालेंगे तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भैया हमें एक का कंसेप्ट लेना है, एक अल्फा कण का, है ना। तो यहाँ पर नीचे में आपको पता होगा किसी भी एलिमेंट का क्या रहता है, परमाणु क्रमांक रहता है ना, परमाणु क्रमांक रहता है, जिसे हम लोग किससे, जेड से सूचित करते हैं, किससे, जेड से सूचित करते हैं एटॉमिक नंबर को, है ना। और ऊपर में क्या रहता है आपका, द्रव्यमान संख्या रहता है, जिसे हम लोग ए से सूचित करते हैं एटॉमिक नंबर को। ठीक, ये एलिमेंट है पूरा भरा पड़ा हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्लियर है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि एक अल्फा कण को इससे हम लोग रिलीज करेंगे, निकालेंगे। एक अल्फा कण के निकालेंगे तो आपको पता होगा, मान लीजिए ये अल्फा कण निकला है ना, तो यहाँ बन गया कि मेरा क्या, कि कोई एलिमेंट बन गया मेरे पास, क्या, ये बी एलिमेंट बना मेरे पास, है ना। इससे एक अल्फा कण निकला, तो हमने भी बताया कि अल्फा कण निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, तो A-4 हो जाएगा, और इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, Z-2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को ये कंसेप्ट मिला कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाभिक से एक अल्फा कण को जब हम निकालेंगे तो उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आएगी, और उसके यानी कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी, क्लियर है, इतना तो आपको समझ में है। तो इसी तरह से हम लोग अब 2 अल्फा कण निकालेंगे, कितना, 2, तो 1 में 4 की कमी तो 2 में 8 की कमी, तो द्रव्यमान संख्या में 1 में 2 की कमी तो 2 में 4 की कमी। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हुए जाएंगे, क्लियर है। अब हम, मेरे ख्याल से अल्फा का आपका सारा कन्फ्यूजन समाप्त हो गया है ना। अब बात करते हैं बीटा की, बीटा रेज की, है ना। तो बीटा रेज में हम लोग क्या देखें, बीटा रेज में क्या देखें, यह क्या है, एक अपने आप में ऋण आवेशित है, क्या, ऋण आवेशित है ना, ऋण आवेशित के। सबसे पहले बात करेंगे कि बीटा किरण का जो खोज किया वो किसने किया, तो बीटा किरण का जो खोज किया वो रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। इसका खोज करता अगर पूछे, बीटा किरण का खोज करता, पूछ भी सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखना। इसका जो खोज करता है वो किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, है ना। रदरफोर्ड ने बीटा किरणों का खोज किया, और ये क्या है, ऋण आवेशित है, अपने आप में क्या है, ऋण आवेशित है ना। इस पर 1 इकाई ऋण आवेश पाया जाता है, कितना, 1 इकाई ऋण आवेश पाया जाता है। इसका वेग अल्फा से अधिक तथा गामा से कम होता है, इसका वेग अल्फा से अधिक तथा गामा से कम होता है। जब आप तीनों को पढ़िएगा, है ना, अल्फा, बीटा तथा गामा को, तो आपको समझ में आएगी क्या, तब आपको समझ में आएगी कि किस तरह से इसका रेंज कम। आइए बात करते हैं हम लोग इसका, बीटा की बात कर रहे थे ना। इस पर 1 इकाई ऋण आवेश पाया जाता है, और इस पर यानी कि इसका वेग जो होता है वो अल्फा से अधिक तथा गामा से कम होता है, इसका वेग, है ना। उसके बाद इसका वेग प्रकाश के वेग का 9/10 गुना होता है, कितना, 9/10 गुना। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 9/10 गुना, है ना, प्रकाश का वेग c × 9/10 इक्वल टू 9c/10। इस तरह से आपको 9/10 गुना रहता है किसका, बीटा का, है ना। तो नेक्स्ट बात करें, इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो अल्फा से कम होती है, सबसे अधिक होती है अल्फा की, और उससे कम बीटा की, लेकिन गामा से अधिक होती है इसकी गतिज ऊर्जा, किसकी, बीटा की। इसकी भेदन क्षमता अल्फा से अधिक तथा गामा से कम होती है, क्योंकि हमने बताया कि सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो गामा की होती है, उसके बाद बीटा की, उसके बाद अल्फा की। सबसे कम अल्फा की होती है और सबसे ज़्यादा बीटा की, बीच में जो रहे वो सबसे ज़्यादा गामा की होती है और सबसे कम बीटा की, अल्फा की, और बीच में जो रहता है वो बीटा हो जाता है। बीटा का अल्फा से अधिक तथा गामा से कम होगा, है ना। अब बात करेंगे बीटा परिवर्तन की, किसके, बीटा परिवर्तन की अगर बात करें हम लोग किसकी, तो यहाँ भी देखेंगे हम लोग बीटा परिवर्तन की। बीटा परिवर्तन में तो यहाँ क्या हुआ कि कोई एलिमेंट अगर y है, और इसका आपको पता है ये हो गया क्या, परमाणु क्रमांक z, और ये एटॉमिक नंबर, तो इससे क्या हुआ कि एक बीटा अगर निकले, क्या हुआ, एक बीटा अगर इससे रिलीज हो, तो इसमें क्या हुआ कि हमने बताया कि बीटा किरण में जो है, इससे जो अल्फा, बीटा तथा गामा किरण निकलती है, यानी कि बीटा में जो आपकी किसी भी एलिमेंट से अगर बीटा किरण निकलेगी तो उसके परमाणु के नाभिक में बीटा कण के निकलने से, उसके परमाणु के नाभिक से बीटा कण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो जैसे यहाँ बना C, तो Z+1, यहाँ हो गया क्या कि एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो गई, लेकिन द्रव्यमान संख्या में बोल रहा है कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी कि नोट ट्रांसफॉर्मेशन, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो इस तरह से हो जाएगा, एक बीटा कण के निकलने से 4 बीटा बोल दे तो उसी तरह से हम लोग को निकाल देंगे कि एक बीटा के निकलने से 1 की वृद्धि, 4 को निकलने से 4 की वृद्धि हो जाएगी परमाणु क्रमांक के, क्लियर है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग किसको, गामा किरणों को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि उसमें छोटा सा टर्म है, उसका सिर्फ देख लेना है, उससे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है आपको। न्यूमेरिकल अगर पूछे तो अल्फा तथा बीटा के रूल से ही पूछ सकता है, यही दोनों रूल से आपको न्यूमेरिकल आपको देगा, बाकी और न्यूमेरिकल देने की कोई चांस नहीं बनता है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब बीटा यानी कि गामा।
आइए बात करते हैं अब हम लोग गामा किरण की, जिसकी अल्फा और बीटा को देख ली, किस तरह से उसमें न्यूमेरिकल भी पूछेगा वो भी बता दिए, है ना। उसके कंसेप्ट को देख लिया हम लोग। अब देखेंगे हम लोग गामा किरण को। किसको? गामा किरण को। गामा किरण का जो खोज किया है वो क्या है हमारा, क्या विलार्ड ने किया। किसने? विलार्ड साहब ने किया गामा किरण की खोज। अल्फा की किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल ने किया। बीटा की किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। और गामा की विलार्ड ने किया। किसने? विलार्ड ने किया गामा किरण की खोज। अब बात करेंगे ये जो होता है गामा किरण, गामा रेज, गामा किरण की बात हो रही है, गामा रेज के बारे में देखेंगे ना। यह क्या होता है? ये उदासीन होता है ना। यह उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। जब आवेश नहीं है, इसका कोई द्रव्यमान भी नहीं होता है। क्या? इसका द्रव्यमान भी नहीं होता है। और लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या है कि यह, इसकी जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है लगभग। यानी कि c होता है ना प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसके बराबर अप्रॉक्स माना जाता है इसको, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यह उदासीन किरण है, इसका द्रव्यमान शून्य होता है। इसका द्रव्यमान शून्य होता है। अगर पूछे कि इन तीनों किरणों में किसका द्रव्यमान शून्य होता है, तो आपको बताना है कि गामा किरण का द्रव्यमान शून्य होता है। क्लियर? उसका इसका वेग प्रकाश के वेग का लगभग बराबर होता है। हमने बताया अभी, इसका वेग प्रकाश के वेग का लगभग बराबर होता है। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। इसकी भेदन क्षमता यानी स्कैटरिंग पावर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि इसकी जो भेदने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा, पर उनके नाभिक से निकलने पर इस पर कोई चेंजिंग नहीं होते। अगर किसी पर यानी कि एटम है कोई, क्या कि वाई है ना, और ये है जेड, ये मान लीजिए इससे एक गामा रेज निकला है ना, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना। इसमें कोई चेंजिंग नहीं पाई जाएगी। जब ये किसी भी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब गामा किरण निकलती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसकी अवस्था में वो ज्यों का त्यों ही रह जाता है। तो इसका बात करेंगे कि इसकी जो प्रकृति होती है वो काफ़ी अनुप्रस्थ होती है। कि कैसी होती है इसकी प्रकृति? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तथा इसकी जो यानी कि आवृत्ति तथा ऊर्जा होती है काफ़ी अधिक होती है। इसमें जो ऊर्जा पाया जाता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि अर्धायु हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में हाफ लाइफ पीरियड से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इससे अगले क्लास में। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर फीडबैक दिया कीजिए। आप लोग ना ही कमेंट करते हैं, ना ही शेयर करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो आप लोग की मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग क्या कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।